जय हिंद दोस्तों, फिर से आकर आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज़ में जिसमें हम लोग पर्यावरण कर रहे हैं। तो यह हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा। तो यह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले के 7 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए बने हुए हैं। जैसे हम लोगों ने पीटी 365 का राज्य व्यवस्था भी किया हुआ, तो आप लोग जाए तो उसे भी देख सकते हैं। तो पिछले 7 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक किए हुए हैं, आप लोग उसे जाइए चेक कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर यूपीपीसीएस या एपीएफओ या अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो हम यह सुर्खियों में रही प्रजाति 10वां टॉपिक कर रहे थे, स्पेसीज इन न्यूज़। इसमें हम लोगों ने जानवरों के बारे में देख लिया था, अब पक्षियों के बारे में आज देखना था। तो आइए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे जानवरों के बारे में था जो हम लोगों ने देख लिया था। तो अब पक्षी के बारे में देखते हैं, आइए हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ आगे हमारा टॉपिक एवियन स्पेसीज मतलब पक्षी प्रजाति। तो इसे शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो की पहुँच हो सके। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला इसमें पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो नागालैंड के बोखा ज़िले में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को प्रताड़ित किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। संरक्षण की स्थिति देखते हैं तो IUCN के यूवी लिस्ट में है और सिटीज़ के परिशिष्टि 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। विशेषता क्या है तो यह हॉर्नबिल कुल का सबसे बड़ा सदस्य है। मादा ग्रेट हॉर्नबिल नर की तुलना में छोटे होते हैं और लाल आँखों की बजाय नीले सफ़ेद रंग के होते हैं। अंजीर उनके आहार का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन प्रजातियां अंडे, उभयचर सरीसृप, कीड़े, स्तनधारी और छोटे पक्षी भी खा लेते हैं। खतरे क्या हो जाएगा तो जलभराव और स्थानांतरण, कृषि, शिकार, मांस, पंख और आवरण सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं आदि से आवास की हानि हो रही है। प्राकृतिक आवास क्या है तो यह नम, सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। यह पश्चिमी भारत, इंडो चाइना, मलाया के दक्षिण में और सुमात्रा में पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के साथ साथ हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। संरक्षण के उपाय क्या है तो यह केरल के राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल नेट अडॉप्शन प्रोग्राम एक सामुदायिक आधारित संरक्षण कार्यक्रम है। इसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व से वाहन प्रजनन करने वाले हॉर्नबिल की आबादी की रक्षा के लिए 2011 में अपनाया गया था। अगला है लेसर फ्लोरिकन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात के बिजली उत्पादों को एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की रक्षा के लिए बर्ड डायरेक्टर लगाने का निर्देश दिया है। स्थिति क्या है तो IUCN की CR मतलब क्रिटिकली है, ठीक है। फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह शामिल किया हुआ है। विशेषता क्या है तो इसे खारमोर के नाम से भी जाना जाता है। या बस्टर्ड कुल का एक छोटा और हल्का पतला बस्टर्ड है। भारत में पाए जाने वाले 3 बस्टर्ड प्रजाति में सबसे छोटा है। नर फ्लोरिकन आमतौर पर अपनी मादा समकक्षों की तुलना में छोटे और हल्के होते हैं। खतरे, शिकार, घास भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, अत्यधिक चराई, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के साथ टकराने की घटना। प्राकृतिक आवास क्या है तो यह भारत के लिए स्थानिक प्रजाति यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में घास भूमि और झाड़ीदार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है इंडियन स्कीमर। यह कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में सर्दियों के दौरान इंडियन स्कीमर के विशाल झुंड को देखे जाते हैं। IUCN स्टेटस क्या है तो EN है, इंडेंजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह सूची 1 में आता है। विशेषता इसकी क्या है तो ये बड़े खुले रेतीले तटों और द्वीपों पर प्रजनन करते हैं। सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियस और कीट लार्वा को खाता है। खतरे क्या है तो पर्यावरण का क्षरण, प्राकृतिक परिस्थितियों के में अत्यधिक और व्यापक वृद्धि, हाउस क्रो, कैवे आदि जैसे
क्वाड्स द्वारा शिकार। प्राकृतिक आवास क्या है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों में पाए जाते हैं। चंबल नदी इंडियन स्कीमर के लिए एक महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट है। अगला है जलीय प्रजातियां मतलब एक्वेटिक स्पेसीज। तो गंगा नदी डॉल्फिन, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, यह हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के चलते गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे डॉल्फिन इस नदी में वापस आने लगे हैं। तो IUCN स्टेटस क्या है? तो EN हो जाएगा इंडेंजर्ड साइट्स के प्रशिष्टि 1 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। फिर क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है? तो हाँ, यह शामिल है। विशेषता क्या हो जाएगा? तो यह केवल ताजे जल में रह सकती है और यह दृष्टिहीन होती है। इसके सिर के ऊपर एक ब्लोडल जैसा उभरा हुआ भाग होता है जो एक नथुने नासा छिद्रों के रूप में कार्य करता है। सांस लेते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण लोकप्रिय रूप से इसे सूंस कहा जाता है। यह हमारी प्रमुख नदी प्रणालियों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य की प्रतीक है। खतरे क्या हो जाएगा? तो मार दिया जाना, बांधों और बैराजों द्वारा अवसाद स्थलों का विनाश और अंधाधुंध मत्स्य। प्राकृतिक आवास क्या है? तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। संरक्षण के उपाय क्या है? तो इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी की डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को निकालकर शिकार कर सकती है, जो मछली और अन्य शिकारों से परावर्तित होकर वापस आती है। अगला है ऑलिव रिडल टर्टल। तमिलनाडु राज्य सरकार चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑलिव रिडल कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN स्टेटस VU है और वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में आती है। विशेषता से क्या है? तो यह सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कछुआ है। यह अरबाड़ा नामक अपनी अनोखी सामूहिक नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहां हजारों मादा कछुए एक ही समुद्र तट पर अंडे देते हैं। एक मादा कछुआ लगभग 110 से 140 अंडे दे सकते हैं। आहार क्या होगा? तो ये मांसाहारी होते हैं। ये जेलीफिश, झींगा, घोंगे, केकड़े आदि खाते हैं। खतरा क्या हो जाएगा? तो मछली पकड़ने के गियर में फंस जाना, कछुओं और अंडों का डायरेक्ट हार्वेस्टिंग, आवास की हानि और क्षरण, समुद्री मलबा, जलवायु परिवर्तन आदि। प्राकृतिक आवास क्या हो जाएगा इसका? तो यह प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं। गहीरमाथा के बाद ऋषिकुल्य नदी के मुहाने को भारत में इस कछुए का दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक प्रजनन स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैप में दिया हुआ है कहाँ कहाँ इसका प्रजनन क्षेत्र है। अगला है रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। भारत में लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज़ के तहत रूफ्ड टर्टल वाटुगुन कछुआ की बेहतर सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN स्टेटस देख लेते हैं। CR है और साइट्स की प्रशिष्टि 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में है। विशेषताएं इसकी क्या है? तो यह ताजे जल की कछुआ प्रजाति है। स्थलीय नेस्टिंग साइट्स के साथ गहरी बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। अपने मादा समकक्षों की तुलना में नर छोटे होते हैं। खतरे क्या हो जाएगा? तो आवास की हानि या क्षरण, अवैध मत्स्य के जाल में फंस जाना, अवैध शिकार और अवैध व्यापार आदि। प्राकृतिक आवास क्या होगा? तो यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मूल प्रजाति हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य इन प्रजातियों की पर्याप्त आबादी वाला एकमात्र क्षेत्र है। अगला हो जाएगा लिथ सॉफ्ट शेल टर्टल। ताजे जल की 2 भारतीय कछुओं की प्रजाति को साइट्स की प्रशिष्टि 2 से प्रशिष्टि 1 में शामिल किया गया है। यहाँ रेड काउंड सॉफ्ट टर्टल, बाटगुर कछुआ और लिथ सॉफ्ट शेड टर्टल, लिंसोनियन लेथ। संरक्षण की स्थिति क्या हो जाएगी? तो IUCN के CR स्टेटस में है, साइट्स की प्रशिष्टि 1 में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। विशेषताएं इसकी क्या है? तो नरम खोखला वाला कछुआ ताजे जल के बड़े निकाय में पाया जाता है। 500 मिलीमीटर से 1 मीटर तक के औसत वयस्क आकार
के साथ यह 1 मीटर तक बढ़ सकता है। खतरा क्या होगा? तो पारंपरिक चीनी दवा और सूप के स्वादिष्ट बनने के लिए इसकी उच्च मांग है। प्राकृतिक आवास क्या होगा? तो यह प्रायद्वीपीय भारत की स्थानीय प्रजाति है और नदियों और जलाशयों में निवास करती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों की सभी प्रमुख नदियों में पाया जाता है, जैसे कावेरी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भाविनी, गोदावरी और मेयर। अगला है वैकुंठिया पोर्पोइज। वैकुंठिया पोर्पोइज की वैश्विक संख्या में 2 दशक में 98% की गिरावट आई है। स्थिति क्या है? तो ICUN स्टेटस CR है और साइट्स की प्रशिष्टि 1 में और वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में है। विशेषता इससे क्या है? तो यह दुनिया का सबसे छोटा सिटेशियन और सबसे एंडेंजर्ड समुद्री स्तनपायी है। यह अक्सर खाड़ी के उथले पानी में किनारे के करीब पाए जाते हैं। आँखों के चारों ओर विशिष्ट काले घेरे के कारण इसे समुद्री पांडा भी कहा जाता है। पर्यावास क्या हो जाएगा? तो कैलिफोर्निया के उत्तरी खाड़ी और कॉटेज सागर, मैक्सिको। अगला टॉपिक है सरीसृप, कीड़े, उभयचर आदि। तो खारे पानी का मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष के नेस्टिंग सीजन के दौरान खारे पानी के मगरमच्छों की रिकॉर्ड संख्या में अंडे दिए हैं। स्थिति क्या है IUCN की? तो LCA लिस्ट कंसर्न साइट्स का प्रशिष्टि 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। विशेषता क्या हो जाएगा? तो सभी मगरमच्छों में इसका आकार सबसे बड़ा होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है। मादा खारे पानी के मगरमच्छ अपने नर समकक्षों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। खतरे क्या हो जाएगा? तो इनके मांस और अंडों के साथ साथ इनकी व्यावसायिक रूप से मूल्यवान त्वचा के लिए अवैध शिकार, पर्यावास हानि और पर्यावास परिवर्तन, प्रजातियों के प्रति नकारात्मक रवैया आदि। पर्यावास क्या हो जाएगा? तो यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया तक पाए जाते हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या भितरकनिका, सुंदरवन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास देश के पूर्वी तट में पाई जाती है। बैगनी मेंढक। केरला इज लाइकली टू अनाउंस द पर्पल फ्रॉग एज इज स्टेट फ्रॉग। केरल के बैगनी मेंढक को केरल के राज्य मेंढक का दर्जा प्रदान किए जाने की संभावना है। तो यह देख लीजिए इसका रंग बैगनी मेंढक का, पर्पल फ्रॉग। संरक्षण स्थिति क्या है? तो IUCN स्टेटस NT है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971 में सूची 1 में अब वर्णित है। विशेषताएं क्या हो जाएगी? तो इसे पहली बार अक्टूबर 2003 में केरल के इडुक्की जिले में खोजा गया था। यह तालाबों और गड्ढों या आधारों के करीब ढीली, नरम और अच्छी तरह से वतित मिट्टी पसंद करता है। यह मानसून के दौरान 2 से 3 सप्ताह को छोड़कर वर्ष के अधिकांश समय भूमिगत रहता है। यह प्रजनन के दौरान ही भूमि पर आता है। खतरे क्या होंगे? तो स्थानीय समुदाय द्वारा कृषि, उपभोग और कटाई के विस्तार से वनों का ह्रास। पर्यावास क्या होगा? तो यह भारत में पश्चिमी तट के लिए स्थानित है। अगला है मेनार्क तितली, मेनार्क बटरफ्लाई। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने पहली बार प्रवासी मैकॉक तितली को थ्रेटेंड प्रजाति की अपनी लाल सूची में शामिल किया है। इसे इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। तो IUCN स्टेटस क्या है? तो इंडेंजर्ड है। विशेषता क्या है? तो प्रवासी तितली की इस प्रजाति को किसी भी कीट प्रजाति के सबसे लंबे प्रवास के लिए जाना जाता है। प्रत्येक वयस्क तितली केवल 4 से 5 सप्ताह तक जीवित रहता है। खतरे क्या होगा? तो पर्यावरण की हानि, कृषि के लिए श्वसन, शाकनाशियों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग और जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक आवास क्या होगा? तो उत्तर, मध्य और दक्षिणी अमेरिका। अगला है ब्लू ड्यूक। यह सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए एक स्थानीय तितली प्रजाति है। ब्लू ड्यूक ने सिक्किम की राजकीय तितली का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक अन्य दावेदार कृष्णा पीकॉक को पीछे छोड़ दिया है। इसका वैज्ञानिक नाम बारसोरा दुर्गा है। यह देखिए तितली का फोटो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में है। और विशेषता क्या है? तो यह 1500 मीटर से नीचे ऊंचाई पर पाई जाती है। इसे 1858 में सिक्किम में खोजा गया था। पर्यावास क्या है? तो सिक्किम और पूर्वी हिमालय का मूल निवासी है। पादप प्रजाति देख लेते कौन सा है? तो
रेड सैंडर्स लाल चंदन। राजस्व अधिसूचना निर्देशालय DRI ने ऑपरेशन रक्त चंदन के तहत 11.70 करोड़ रुपए मूल्य का लाल चंदन जब्त किया है। विदेश व्यापार नीति के तहत भारत से इसका निर्यात प्रतिबंधित है। IUCN स्टेटस क्या होगा? इंडेंजर्ड और साइट की प्रशिष्टि 2 में यह शामिल है। विशेषताएं क्या क्या है? तो इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पादों और उच्च अंतर फर्नीचर वुडक्राफ्ट में किया जाता है। बजरीयुक्त दोमट के साथ अच्छी जल निकासी वाले लाल मिट्टी में इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह शुष्क गर्म जलवायु में अच्छी तरह से पुनर्जीवित होता है। इसके विकास के लिए सालाना 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है नील कुरुंजी। MOEF एंड CCE ने वन्यजीव संरक्षण 1972 के अनुसूचित 3 के तहत नील कुरुंजी स्टैबिलेट्स कुथियाना को संरक्षित पौधा की सूची में शामिल किया था। इस पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने पर 25,000 रुपये की जुर्माना और 3 वर्ष की कैद का प्रावधान है। नील कुरुंजी की खेती और उसे रखने की भी अनुमति नहीं है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूचित 3 में आती है। विशेषता क्या है? तो यह 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ता है। यह घास के मैदान में मिट्टी को बांधने का काम करता है और आगे प्रतिरोधी हार्डी का प्रतिरोधी है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है, तो यह 12 वर्ष में एक बार इसका फूल होता है। प्राकृतिक आवास क्या है? तो यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है और यह आमतौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में दिखता है। अगला हिमालय औषधि पौधे की प्रजातियां। हिमालयन मेडिसिनल प्लांट। तो हिमालय के औषधि पौधों की 3 प्रजातियां IUCN की लाल सूची में शामिल हो गई है। मेजोट्रैपिक्स पेलिटा IUCN क्रिटिकल एंडेंजर्ड। यह प्रजातियां उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। इनकी पत्तियों से निकाले गए तेल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह जो दवा उद्योग में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्राकृतिक विकल्प हो सकते हैं। फ्रिटिलोरिया सिरोसिस IUCN वल्नरेबल। ब्रोनिकल विकारों और निमोनिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। लोरिजा हटागिरिया IUCN एंडेंजर्ड। इसे बुखार, खांसी आदि को ठीक करने के लिए आयुर्वेद सिद्धांत, यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में उपयोग में लाया जाता है। अगला मुख्य टॉपिक होगा फॉरेस्ट। इसमें पहला न्यूज़ है वन संरक्षण नियम 2022 फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022। सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को अधिसूचित किया है। वन संरक्षण नियम 2022 की मुख्य विशेषता पर एक नज़र कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो इन नियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह वन संरक्षण नियम 2003 का स्थान लेगा। तो यह नियम अलग अलग कार्यों के लिए कुछ सीमाओं का गठन करता है। तो यहाँ पर सीमाएं हैं और विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। परियोजना जांच समिति, प्रोजेक्ट स्कैनिंग कमेटी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित की जाएगी। यह राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को परियोजनाओं की सिफारिश करेगी। इसके लिए यह हर महीने कम से कम 2 बार बैठक करेगी। यह राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी। हालांकि इसमें 5 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र वाले भूमि के प्रस्ताव शामिल नहीं होंगे। अगला है क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, रीजनल एम्पावर्ड कमेटी। इसे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। विचार हेतु भेजी गई प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी जांच करने के लिए हर महीने कम से कम 2 बार बैठक करेगी। अगला है सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। इसमें 6 सदस्य होंगे और इसकी बैठक हर महीने होगी। इससे सलाहकार समिति की भूमिका नियमों की अलग अलग धाराओं के तहत स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में सलाह देना है। समय सीमा क्या है? तो 5 से 40 हेक्टेयर के बीच के गैर खनन परियोजनाओं की 7 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी। 5 से 40 हेक्टेयर के बीच के खनन परियोजनाओं की 75 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी।
बड़े क्षेत्र वाली परियोजना के लिए क्या है, तो 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले गैर खनन परियोजनाओं की 120 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी और 100 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्र खनन परियोजनाओं की 150 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्ताव। सैद्धांतिक स्वीकृति। सलाहकार समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करेगी। अंतिम स्वीकृति क्या होगा, तो केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नोडल अधिकारी संबंधी अधिकारियों को अंतिम स्वीकृति दे सकता है। क्षतिपूरक वानिकीकरण, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। क्षतिपूरक वानिकीकरण के लिए ऐसी भूमि प्रदान की जाएगी जिसे ना तो भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो और ना ही वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रतिबंधित किया गया हो। यहाँ पर देख लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है, तो इन वनों की कटाई को रोकने के लिए लागू किया गया है। हालांकि भारतीय वन अधिनियम 1927 से ही लागू है। इसे इमारती लकड़ी की कटाई और आवाजाही पर औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। FCA में 1988 और 1996 में प्रमुख संशोधन किए गए थे। वर्ष 1996 का संशोधन वन की परिभाषाओं से संबंधित गोदावरमन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल करने के लिए किया गया था। क्षतिपूर्ति वानिकीकरण निधि अधिनियम, कंपल्सेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। इसका क्या होगा, तो क्षतिपूर्ति वानिकीकरण CAA या गैर वन उद्देश्य हेतु उपयोग की गई वन भूमि की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में वृक्षारोपण और वानिकीकरण गतिविधियों को संदर्भित करता है। इस अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्षतिपूर्ति वानिकीकरण हेतु एकीकृत किए गए कुल धन का 90% राज्य निधि में और शेष 10% धन को राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य निधि में प्राप्त धन लोक निधि के तहत जमा किया जाएगा। साथ ही इस पर ब्याज भी प्राप्त होगा और यह गैर ब्याजगत होगा। राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण, इनका कार्य इस अधिनियम के उद्देश्य जैसे वन और वन्यजीवों के संरक्षण का विकास के लिए संबंधित नीतियों का प्रावधान और उपयोग करता है। अगला है संबंधित सुर्खी में, पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अब वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं। जोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम परमिशन अंडर FCA, MOEF एंड CCE ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA के एक प्रस्ताव को मंजूरी किया है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 के तहत वन भूमि पर CZA द्वारा अनुमोदित चिड़ियाघरों को वानिकी गतिविधि मानने का प्रस्ताव किया गया था। वह संरक्षण अधिनियम के तहत चिड़ियाघरों, वन्यजीव बचाव केंद्र आदि को गैर वानिकी गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वन मंजूरी लाना अनिवार्य है। अब चिड़ियाघरों को FCA के तहत अलग अलग मंजूरी लेने से छूट दी जाएगी। अगला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA के बारे में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को सहायता और मंजूरी प्रदान करने के लिए CZA 1992 की स्थापना का प्रावधान करता है। CZA में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। भारत में प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए CZA की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगला न्यूज़ है सामुदायिक वन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, CFR। तो सुर्खियों में क्यों रहा, तो छत्तीसगढ़ के कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों ने CFR अधिकारियों को मान्यता दी। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, तो CFR अधिकारी को मान्यता देने वाले कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देश का दूसरा संरक्षित क्षेत्र बन गया है। पहला संरक्षित क्षेत्र ओडिशा का सिमलीपाल है। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र साझी वन भूमि है। इसे किसी विशेष समुदाय द्वारा सतत उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं, जैसे राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीमर्ड वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि। CFR के बारे में है, तो CFR अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम FRA 2006 के तहत मान्यता दी गई है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। कौन कौन से प्रावधान है देख लेते हैं। तो यह वनों में रहने वाले ऐसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक
वनवासियों को वन अधिकारों तथा वन भूमि में उपजीविका को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से ऐसे वन में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्जा नहीं दिया जा सका है। यह समुदाय को स्वयं और दूसरे के द्वारा वन उपयोग के लिए नियम बनाने की अनुमति देते हैं। यह ग्राम सभा के सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देता है। वन अधिनियम FRA निम्नलिखित में सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। तो कौन कौन सा अधिकार देखते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा सभी वन भूमि। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान KNP के बारे में यहाँ पर दिया हुआ देख लेते हैं। KNP का नाम कांगोर नदी पर रख दिया गया था। इसका उद्देश्य इसका उद्योग से होकर जो इस उद्यान से होकर बहती है। यह 3 असाधारण गुफाएं पाई जाती है, कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक। ये गुफाएं स्टेलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट संरचनाओं से युक्त हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात इस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। वन प्रकार क्या हो जाएगा। तो विशिष्ट मिश्रित अर्ध पर्णपाती प्रकार के वन। इसमें साल, सैगोन और बांस के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध हैं। जीव और वनस्पति क्या हो जाएंगे। तो बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्लियां, चीतल, चित्तेदार हिरन, सांभर, वर्किंग डियर, जंगली सुअर, गिद्ध, गीदड़, लंगूर, रिसास बंदर, स्थौल बियर, उड़ने वाले गिलहरी, अजगर, लकड़बग्घा, खरगोश, मगरमच्छ और सीवेट। इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रजाति बस्तर मैना छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है। यह मनुष्य की आवाज़ की नकल करने में सक्षम है। अगला न्यूज़ है वन से संबंधित अन्य सुर्खियाँ, अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज़। तो कौन कौन सा न्यूज़ है देख लेते हैं। तो भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव। इस पहल को MOEF एंड CCE तथा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने आरंभ किया है। इस पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो कौन कौन सा उद्देश्य देख लेते हैं। तो कार्बन प्रच्छादन मतलब सिक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सहायता करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए कृषि की क्षमता को मजबूत करना। इसे 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत भारत में पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षावरण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इसके लिए किसान, कंपनी और निजी संस्थान मिलकर कार्य करेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड TWC टैग, यह क्या है। तो मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से 2021 TWC के रूप में मान्यता दी गई। TWC कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन अर्बन डे फाउंडेशन ने शुरू किया है। यह एक समुदाय के अपने शहरी वन के प्रति समर्पण के लिए दिशा, सहायता और विश्वव्यापी मान्यता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह शहर या कस्बे में स्वास्थ्य व टिकाऊ शहरी वानिकी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा भी तैयार प्रदान करता है। इसके तहत किसी शहर का मूल्यांकन 5 मानकों के आधार पर किया जाता है। तो पहला उत्तरदायित्व स्थापित करना, दूसरा नियम निर्धारित करना, तीसरा आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना तथा उपलब्धियों को सहर्ष स्वीकारना। अगला है नगर वन योजना। इस योजना को 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरों या वनों को विकसित करना है। इस योजना के तहत शहर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर वन विकसित किया जाएगा। ये वन या तो मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य रिक्त भूमि पर विकसित किए जाएंगे। वन उद्यान के एक बार स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकार इसका रखरखाव करेगी। यह योजना पूरी तरह से कैंपा प्रतिपूरक वानिकीकरण कोष अधिनियम 2016 निधि द्वारा वित्त पोषित है। अगला है मियावाकी पद्धति। पंजाब का फाजिल्का जिला मियावाकी पद्धति को लागू करने वाला वन क्षेत्र के विस्तार में एक पथ प्रदर्शक बन गया है।
मियावाकी पद्धति भूमि के छोटे खंडों पर सूक्ष्म वन लगाकर शहरी वन रोपण को एक तकनीक है। इस पद्धति को 1980 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने तैयार किया था। यह पद्धति पौधे की 10 गुना तेज वृद्धि और सामान्य से 30 गुना अधिक सघनता सुनिश्चित करती है। यह पद्धति में मृदा की गुणवत्ता की पहचान और विश्लेषण के बाद संबंधित क्षेत्र के देश वृक्षों को 4 परतों झाड़ी, उपवृक्ष, वृक्ष और कैनोपी में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है वानिकीकरण परियोजना। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पतियों की पुनर्बहाली के लिए वानिकीकरण परियोजना शुरू की है। यह आक्रामक पौधे, विशेष रूप से सेना स्पेक्टिवल्स को पूर्णतः समाप्त करने का एक वानिकीकरण परियोजना है। इस परियोजना को वायनाड वन्यजीव अभयारण्य WWS के समतुलन सुल्तान बाधरी वन रेंज में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांस व फलों के पौधे लगाकर और वर्षा जल संचयन आदि शामिल हैं। WWS नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। अगला टॉपिक है आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर वेटलैंड्स, कोस्टल लैंड एंड ओशियन। इसमें पहला न्यूज़ है नए रामसर स्थल, न्यू रामसर साइट्स। हाल ही में भारत में रामसर अभयारण्य के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 26 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या होगा, तो अब भारत में रामसर स्थलों के रूप में नामित कुल 75 आर्द्र भूमियाँ हैं। यह 13,26,667 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इन स्थलों को नामित करने से आर्द्र भूमियों की संख्या, संरक्षण, प्रबंधन और संबंधित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में मदद मिलेगी। नए रामसर स्थलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस डॉक्यूमेंट के अंत में परिशिष्ट देखें। तो इस डॉक्यूमेंट मतलब यह बुक के अंतिम में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं रामसर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो इस मैगजीन में लास्ट में दिया हुआ है नए रामसर साइट्स, मतलब न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। तो कहाँ कहाँ नए रामसर साइट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर से 2 हुए, शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और हाइजिम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। मध्य प्रदेश से 3 हो गए, यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड और शाकिया सागर वेटलैंड। महाराष्ट्र से 1, थाने क्रीक, गोवा से 1, नंदा लेक, कर्नाटका से 1, रंगानाथुल्ला बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु से टोटल 13 हो गए, तो 13 नाम हो गए। और उड़ीसा से 4 हो गए, टम्पारा लेक, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा लेक और सटकोसिया गॉर्ज। और मिजोरम से 1 हो गया, पाला वेटलैंड। तो यहाँ पे लगभग सभी के बारे में डिटेल दिया हुआ है, मगर इसे हम तब देखेंगे जब हम इस लेक्चर पे मतलब इस टॉपिक पे पहुँचेंगे। अभी तो हम वो देख रहे थे, तो वहाँ पे चलते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने लाया था कि देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। इसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग इस पेज पे पहुँचेंगे। अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यह 7वां टॉपिक होगा इसका। अभी हम लोग तीसरे टॉपिक पे हैं। तो यहाँ हम अपने टॉपिक पे आ गए। अब देखते हैं आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो मौसमी अस्थायी रूप से जल संतृप्त या जलमग्न भू क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। रामसर अभी समय के अनुसार आर्द्र भूमि प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी कक्ष, पंक, पीठभूमि या जल क्षेत्र, ठहरा या बहता हुआ, ताज़ा, खारा या लवणीय और निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से कम गहरी समुद्री जल क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाती है। भारत में 7 लाख से अधिक आर्द्र भूमि है। यह लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर है, यानी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.86% हिस्सा पर मौजूद है। भारत में मानव निर्मित आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में प्राकृतिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना है। संबंधित सुर्खियाँ देखते हैं, तो वुहान घोषणा पत्र। तो वुहान घोषणा पत्र क्या है, तो आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन COP14 के तहत वुहान घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत दुनिया भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन, प्रबंधन और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया। फिर वुहान घोषणा पत्र के प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक नज़र। तो कौन कौन से प्रमुख प्राथमिकताएं देख लेते हैं।
वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के उपाय करना, घरेलू कानून, योजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए आर्द्रभूमियों को राष्ट्रीय कार्यवाही में शामिल करना, नागरिक समाज के हितधारकों, अकादमिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी स्थापित करके आर्द्रभूमियों के लिए राजनीतिक लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र को परिभाषित करना, जलवायु प्रभावित परिवर्तन प्रभावों के शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और आपदा जोखिम में कमी के लिए प्राकृतिक अधिकार आधारित साधनों के रूप में स्वस्थ आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को रेखांकित करना। इसके अलावा COP14 में एक अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल 75% आर्द्रभूमियों के संबंध में जो जानकारी है वह पुरानी हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों को प्रत्येक 6 वर्ष में कम से कम एक बार अपने रामसर स्थलों के संबंध में जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। भारत में 6 रामसर स्थलों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील आदि की जानकारी को भी अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं इसे। उत्पत्ति इसकी कैसे हुई? तो रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया और यह 1975 में लागू हुआ। यह एक अंतर सरकारी संधि है। उद्देश्य क्या हुआ? तो यह आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग, इससे आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी विशेषताओं को रखरखाव के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कार्य संधारणीय विकास के दायरे में परितंत्र अनुकूल दृष्टिकोण के क्रियान्वयन की सहायता से किया जाता है। इसकी सदस्यता 172 पक्षकार हैं, जिसमें भारत भी एक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो इस कन्वेंशन में 6 औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था भागीदार हैं। कौन कौन सा है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN), अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI), वेटलैंड्स इंटरनेशनल (WWF) इंटरनेशनल और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट (WWT). तत्कालीन विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप संभावित रूप से जोखिम वाली आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। आर्द्रभूमियों के महत्व, तो इसके महत्व क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। कार्बन सिंक, पीटलैंड अकेले ही दुनिया के सभी वनों की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन संग्रहित किया हुआ है। अगला है, यह जैव विविधता की श्रृंखला के लिए पर्यावास प्रदान करती है और प्राणियों के वार्षिक प्रवास पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आघातों का सामना करने वाले प्राकृतिक साधन, यह बाढ़, ज्वार, तूफान आदि के दौरान अवरोध के रूप में कार्य करता है। तटीय अपरदन को नियंत्रित करती है, सूखे के प्रभाव को कम करती है। जल संग्रहण में हो जाएगा, यह वर्षा जल के संचयन और भूजल के पुनर्भरण में मदद करती है। अगला हो जाएगा, यह सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों से भी संबंधित होते हैं। अगला हो जाएगा, आर्द्रभूमियों खाद्य, मछली पकड़ने, जलीय कृषि, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करती है। अगला हो जाएगा, इन्हें भू परिदृश्य की किडनी भी कहते हैं। यह प्रदूषकों को अपनी तलछट और वनस्पतियों में कैप्चर करके जल को शुद्ध करती है। रामसर साइट्स इन इंडिया, तो यहाँ पर देखिए टोटल लिस्ट दिया हुआ है 75 का। देखिए इसमें सब कुछ याद करना तो पता नहीं कितना लाभदायक होगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने स्टेट का इसमें ज़रूर देखिएगा कि आपके अपने स्टेट में कौन सा रामसर साइट है। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर जहाँ कहीं भी लगे कि हाँ आपका साइट आ गया आपका स्टेट का, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यार लाभदायक हो और आपसे इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछ ले कि रामसर साइट्स चर्चा में, तो बताइए आपके स्टेट में कौन कौन सा रामसर साइट है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने स्टेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर पेपर पेन लेके बैठे होंगे तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
तो ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 26 टोटल रामसर साइट जोड़ा गया और अब टोटल हो गया 75। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में, यह भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हो गया है। तो यहाँ पे टोटल 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए 9 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें ऐसे आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो, तो 9 मानदंड कौन कौन से देख लेते हैं। पहला, किसी उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अवस्थित प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक प्रकार की प्रतिनिधक दुर्लभ या अद्वितीय लक्षण वाली आर्द्रभूमि के उदाहरण हो। दूसरा है सुभेद्य, वनरेबल, इंडेंजर्ड, लुप्तप्राय या क्रिटिकल इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों को संरक्षण प्रदान करती हो। तीसरा होगा किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए प्रदान और या पशु प्रजातियों की आबादी को संरक्षण प्रदान करती हो। चौथा हो जाएगा पादपों और जानवरों की प्रजाति को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण में सुरक्षा प्रदान करती हो या प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय प्रदान करती हो। पाँचवा हो जाएगा नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों वाटर बर्ड्स को संरक्षण प्रदान करती हो। छठा हो जाएगा जलीय पक्षियों की एक प्रजाति अथवा उप प्रजाति की आबादी में 1% एकल प्रजाति या उप प्रजाति को संरक्षण प्रदान करती हो। सातवां हो जाएगा स्वदेशी मत्स्य की उप प्रजाति या कुल समूह जीवन इतिहास के चरणों प्रजातियों के मध्य अंतर क्रिया और यह आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को अधिवास उपलब्ध कराती हो जो आर्द्रभूमि के लाभों और या मूल्यों को प्रदर्शित करती हो और जिसमें वैश्विक जीवन विविधता में योगदान प्राप्त होता हो। आठवां हो जाएगा मछलियों के लिए आहार के महत्वपूर्ण स्रोत, अंडे देने का स्थल, स्वैपनिंग ग्राउंड, नर्सरी, संवर्धन स्थल या प्रवास मार्ग, माइग्रेशन पाथ जिस पर मछलियाँ निर्भर होती है, आर्द्रभूमि के भीतर या अन्यत्र को उपलब्ध कराती हो। आर्द्रभूमि पर निर्भर रहने वाले व उड़ने के अक्षम पक्षी नॉन एवियन एनिमल की प्रजातियों की श्रेणी में शामिल 1% प्रजाति या उप प्रजाति को आश्रय प्रदान करते हों। अगला सुर्खी है, तो सुर्खियों में रहे अन्य रामसर स्थल, अदर रामसर साइट्स इन न्यूज़। तो कौन कौन सा था देख लेते हैं। चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा के पूर्वी तट में स्थित चिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। इरावदी डॉल्फिन तटीय डॉल्फिन है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन में मुख्य आबादी कंबोडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार के 3 नदियाँ क्रमशः मेकोंग, महकम और आयरवडी में पाई जाती है। IUCN स्थिति क्या है, इंडेंजर्ड है। अगला है सुंदरबन आर्द्रभूमि। कैग ने अपनी रिपोर्ट में सुंदरबन में पर्यावरण से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का उल्लेख किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CZMP बनाने में देरी की जा रही है। सुंदरबन में तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ मानदंडों की मंजूरी के बिना बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण कर रही है। CRZ अधिसूचना 2011 के तहत सुंदरबन के अति गंभीर सुवेद तटीय क्षेत्र CVCA घोषित किया गया है। यह घोषणा के अंतर्गत इस क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य के लिए पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण WBSCZMA की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद झरखाली में इको टूरिज्म हब के निर्माण से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस परियोजना के कारण मैंग्रोव, नदी मार्ग और वन्य जीवों के प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो गए हैं। सुंदरबन के बारे में है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। यह बाघों, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और कई अन्य दुर्लभ एवं संकटपूर्ण प्रजाति जैसे इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट आदि के पर्यावास स्थल हैं। अगला है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि EKW।
कैग ने EKWMA ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की कमी की ओर इशारा किया। यह कोलकाता के पूर्वी किनारे पर एक विशेष परिनगरीय पेरी अर्बन क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक बहु उपयोग वाली आर्द्रभूमि है। यहाँ शहर में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए इकाई स्थित है। इसका उपयोग मत्स्य पालन और कृषि के लिए भी किया जाता है। अगला है लोकटक झील। केंद्रीय संचार ब्यूरो लोकटक झील में तैरती हुई फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह झील मणिपुर में स्थित है। यह झील इम्फाल के समीप एक घाटी में अवस्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील है। इस झील पर कई पादप प्रजाति से युक्त फुमदी नामक सैकड़ों तैरते हुए बायोमास पाए जाते हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता वन्यजीव अभयारण्य स्थल है। यह झील संघाई हिरन का अंतिम प्राकृतिक पर्यावास है। यह हिरन IUCN के एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसे डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है। लोकटक झील की अन्य प्रजाति में शामिल है हॉर्न हिरन, ऊदबिलाव, जल पक्षी, प्रवासी पक्षी आदि। अगला है द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र आइलैंड प्रोटेक्शन जोन। सुर्खियों में क्यों रहा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह में गैर संचालित संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित के तहत परिवर्तनों को मंजूरी दी है। द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र आइलैंड प्रोटेक्शन जोन IPZ तथा द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन ICRZ। अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या है तो देख लेते हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण NCZMA की सिफारिश पर आधारित है। ICRZ तीन क्षेत्र यानी तट से 200 से 500 मीटर के भीतर निम्नलिखित उद्देश्यों से गैस आधारित विद्युत संयंत्र की मंजूरी दी गई है। द्वीपवासियों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना और डीजल जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना। IPZ 2011 अधिसूचना के तहत कुछ तटीय हिस्सों को तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना और विकास, इसके संचालन और प्रक्रियाओं पर प्रबंधन लगाए गए थे। इसके अलावा ICRZ 2019 अधिसूचना संवेदनशील तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप जैसे स्थानों में अवसंरचना के विकास को सीमित करती है। यह अंडमान और निकोबार में 8 बड़े महासागरीय द्वीपों को 2 समूहों में विभाजित करती है। यह इनके तटीय हिस्सों और देश की प्रादेशिक जल सीमा तक के जल क्षेत्र को ICRZ घोषित करती है। द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र ICRZ निम्नलिखित को शामिल करता है। कौन कौन सा? तो समूह 1 द्वीपों के लिए समुद्री किनारे से सटी भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक के भूक्षेत्र। और समूह 2 द्वीपों के लिए समुद्री किनारे से सटी भूमि की ओर उच्च ज्वार क्षेत्र हाई टाइड लाइन से 100 मीटर दूर का भूमि क्षेत्र। यहाँ पर देख लेते हैं अंडमान और निकोबार में 8 बड़े महासागरीय द्वीपों ICRZ द्वीप का समूह में विभाजन। तो समूह 1 में कौन है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले द्वीप दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार। समूह 2 कौन से हो जाएंगे? तो 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक लेकिन 1000 वर्ग किलोमीटर से कम भौगोलिक क्षेत्र वाले द्वीप जिसमें 12 तांग, लिटिल अंडमान, हैवलॉक और कार निकोबार शामिल हैं। अगला न्यूज़, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र वाले समुद्र तट, ब्लू फ्लैग बीचेस। तो कौन कौन सा बीच है देख लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है? तो भारत के 2 और समुद्र तटों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। यह 2 समुद्री तट मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच है। यह दोनों ही लक्षद्वीप में अवस्थित हैं। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाली समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग टैग या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में तो यह देखते हैं क्या है। तो सर्टिफिकेशन कौन देता है? तो यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क स्थित एक गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE
प्रदान करती है। उद्देश्य क्या है? तो ब्लू फ्लैग का उद्देश्य पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास उपायों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में संधारणता को बढ़ावा देना है। किससे किसे सम्मानित किया जाता है? तो यह सर्टिफिकेशन समुद्री तट, बेंचेस, मनोरंजक गतिविधियों के लिए तैयार तटों और संधारणीय पर्यटन के रूप में वोटिंग गतिविधियों के संचालकों को प्रदान किया जाता है। पात्रता मानदंड क्या है? तो कठोर पर्यावरणीय, शैक्षणिक, सुरक्षा और पहुंच संबंधी अलग अलग मानदंडों का पालन करने तथा उन्हें बनाए रखने पर ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन निम्नलिखित 4 मुख्य मानदंडों के पालन पर मिलता है। तो कौन कौन सा है? तो पर्यावरणीय शिक्षा और सुरक्षा, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रबंधन तथा सुरक्षा की और सेवाएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया। तो कौन कौन सा है? ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। तो उड़ीसा का है गोल्डन बीच, फिर आंध्र प्रदेश का है ऋषिकोंड बीच, फिर अंडमान निकोबार का है राधनागर बीच, फिर पुडुचेरी का है ईडन बीच, तमिलनाडु का है कोवलम बीच, केरल का है कप्पड़ बीच और कर्नाटका का है पदुबिद्री एंड कसारकोड बीच। लक्षद्वीप का है तुंडी बीच और कादमत बीच, जिसे हाल ही में मिला है। दीव का है गोहाला बीच और गुजरात का है शिवराजपुर बीच। संबंधित सुर्खियाँ इससे क्या है देख लेते हैं। अबिजान कन्वेंशन। अबिजान कन्वेंशन का कोप 13 पॉइंटेड नोइरे कार्गो में आयोजित हुआ था। अबिजान कन्वेंशन को औपचारिक रूप से वर्ष 1984 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य पश्चिमी और मध्य अफ्रीका क्षेत्र के अटलांटिक तट के समुद्री एवं तटीय पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन व विकास में सहयोग करना है। यह पश्चिमी, मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में आने वाले समुद्री पर्यावरण, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल क्षेत्र को कवर करता है। मिशन लोगों के लाभ और कल्याण के लिए अबिजान कन्वेंशन क्षेत्र व उससे संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और विकास करना है। अगला टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इस टॉपिक को हम लोग कल करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा मोरल वैल्यू और बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।